तो खबर बहुत बड़ी है। अरविंद केजरीवाल को अभी 7 दिन और तिहाड़ जेल में रहना होगा। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो लगता है एक तूफान से दूसरे तूफान की ओर जा रही है, क्योंकि अभी जो ताजा खबर है वो ये कि पार्टी के मंत्री जो हैं राजकुमार आनंद, न सिर्फ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत से और इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता अदालत से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेल को जर्मनी के गैस चेंबर में बदला जा रहा है। पार्टी नाराज है। पार्टी के नेता जो हैं वो सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। और मैं आपको बतला दूं, आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल संजय जी, नमस्कार। राजकुमार आनंद का आपके अपने पद से इस्तीफा देना, पार्टी छोड़ना और जाहिर सी बात है यहां पर ईडी की खास मेहरबानी रही है। वो तेरी मेहरबानियां जो एक फिल्म थी, यहां पर ईडी की खास मेहरबानी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो पहले दिन से हम कह रहे थे, जब हमसे गोदी मीडिया ये सवाल पूछता था, आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी खत्म कर दी जाएगी? आप लोग क्यों ये बात की चिंता करते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो पार्टी के एक एक विधायक और मंत्री को तोड़ा जाएगा? तो हम ये कहते थे कि बीजेपी के काम करने का तरीका यही है कि ईडी से, सीबीआई से दबाव बनाओ और पार्टियों को तोड़ो। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, जो इन्होंने उत्तराखंड में किया, अरुणाचल में किया। तो अलग अलग राज्यों में जो काम ये पहले कर चुके थे वही ये दिल्ली में करना चाहते थे। ये हमारी पहले की चिंता थी। आपने देखा होगा, इस व्यक्ति के घर पे 23 घंटे ईडी का छापा पड़ा, और जब छापा पड़ा तो उस समय मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, नड्डा से लेके, अनुराग ठाकुर से लेके पूरी की पूरी बीजेपी तब बयान देती है कि साहब ये भ्रष्ट है, इनकी पार्टी भ्रष्ट है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और आज वही व्यक्ति इनके यहां जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि थोड़ी नहीं, मगर क्या इस बात की पुख्ता जानकारी है आपके पास कि राजकुमार आनंद जो है वो बीजेपी जा रहे हैं ईडी के इस रेड के बाद? अब आप देख लीजिएगा इसको, उस दिन आपको पार्टी विद द डिफरेंस का पता चल जाएगा भाजपाई की असलियत क्या है। अगर जाते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बनता, पार्टी छोड़ने का, इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बनता। अगर वो बीजेपी में जा रहे हैं तो नड्डा साहब और मोदी जी से ये सवाल तो बनता है कि 12 अप्रैल की नोटिस उनको मिली हुई है ईडी दफ्तर में जाने के लिए। हो सकता है उसके पहले गिरफ्तारी की धमकी दे दी गई हो और इसी के कारण वो चले गए। और चलिए वो भी छोड़, आप अविश्वास जी वो भी छोड़ दीजिए ना। अभी आप बीजेपी वालों से 2 लाइन खाली कहलवा दीजिए कि इस व्यक्ति को हम कतई अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। इतना तो कह सकते हैं ना, इसमें तो कोई दबाव नहीं है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसकी आपको जानकारी है या नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी एक ईमानदार पाक साफ पार्टी है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके वो विधायकों मंत्रियों को नहीं तोड़ती है, तो 2 लाइन उनसे ये कहलवा दीजिए कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक या मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो हम उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। नहीं, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने शोले का एक बहुत पुराना डायलॉग अजीत पवार के लिए कहा था, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और हम सब जानते हैं क्या हुआ। आते ही मैंने बोल दिया था, जिस दिन मैं आया था छूट के जेल से, उसके बाद मैंने कहा था वो पीसिंग वाला नारा मिक्सिंग मिक्सिंग हो गया। अच्छा संजय, आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिसार जी, आप भी चाहते तो परिस्थितियों के सामने समझौता करके पड़े रहते हैं इनके सामने। आप क्यों अपनी पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना। ऐसे हम लोग हैं, हमें कायर के रूप में याद किया जाएगा या बहादुर के रूप में याद किया जाएगा, ये हमें तय करना है ना, हमारे हाथ में है। ठीक है, 6 महीने की जेल होगी, कुछ यातनाएं मिलेंगी, कुछ लोभ दिए जाएंगे, कुछ डराया धमकाया जाएगा, उसके सामने अगर हम टिकते। भाई, बहादुर आदमी का परिचय कब होता है? संकट के समय ही उसकी बहादुरी का परिचय होता है। अब वैसे तो भाषण में बहादुर सब बनते हैं,
तो इसलिए भाई आप जैसे लोग जोखिम लेके आज अपनी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ी जमात ऐसे लोगों की है जो अपनी अपनी ईमानदारी और अपने जमीर पे काम करना चाहते हैं और झुकना नहीं चाहते हैं बीजेपी के साथ। हम आज भी हिटलर की कौन सी फोटो चलाते हैं विशाल जी? वही फोटो जो हाथ उठा के उसके सामने नमन करने वालों की फौज के बीच में एक व्यक्ति है जो हाथ नहीं उठा रहा है, उसके वही तस्वीर चलाते हैं ना। तो कुछ लोगों को तय करना पड़ेगा। क्योंकि आपने हिटलर का जिक्र किया, आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दावा किया है कि तिहाड़ जेल को इन्होंने गैस चेंबर में तब्दील कर दिया। बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल आप यहां कर रहे हैं। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को किसी तरह का खतरा है? आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को भी जो उनके न्यूनतम अधिकार हैं जेल में, वो उपलब्ध कराए जाते हैं। परिवार से बात करना, वकील से बात करना, ये अधिकार उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के केस में और अरविंद केजरीवाल जी के केस में 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप 10 पुलिस वालों के घेरे में रखते हैं। वकील से मुलाकात जो कि बिल्कुल व्यक्तिगत होती है, जिसमें कोई उनके आसपास नहीं खड़ा हो सकता, ये जेल के नियम कहते हैं, ये कानून कहता है। 10-10 लोगों के घेरे में उनकी बातचीत कराई जा रही है। उन्होंने एक संदेश भेज दिया दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कि भाई हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं और पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जनता की समस्याओं को सुने और समाधान करें। ये वकील से अपने संदेश भिजवा दिया। तो कह रहे साहब हम आपकी जांच करेंगे और आपकी मुलाकात जो परिवार और वकीलों से लीगल मुलाकात होती है वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नहीं संजय जी, आपकी जो नाराजगी है, नहीं मैं समझ गया, आपकी जो नाराजगी है अगर आप जांच एजेंसीज के प्रति दिखाएं तो बात समझ आती है। मगर ये जो फैसला था, क्योंकि आप लोगों की तरफ से अपील थी कि अरविंद केजरीवाल 5 बार वकीलों से मिलना चाहते हैं, मगर ये तो अदालत का फैसला है ना। अदालत ने कह दिया हम ये अलाउ नहीं कर सकते। तो क्या आपकी नाराजगी अदालत के खिलाफ है? ये आप दूसरा विषय बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जो अधिकार आज की तारीख में उनको है, यानी कि 2 बार अपने वकीलों से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये जेल के नियम कहते हैं। मैं जेल में रह के आऊं, एक चीज आपको बता सकता हूं। ये नियम कहता है कि 2 बार वो अपने परिवार से या तो आधा घंटे की फिजिकल मुलाकात कर सकते हैं या वो 15-15 मिनट की 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। 5 मिनट प्रतिदिन अपने परिवार से फोन पे बात कर सकते हैं। यह न्यूनतम अधिकार है जो हर कैदी को, मतलब अगर वहां पे कोई आतंकवादी भी है तो उसके लिए भी यह अधिकार है। तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को इसकी भी इजाजत नहीं है? इसकी भी इजाजत जो है वो किस रूप में है, मैंने बताया कि घेरे में उनसे बातचीत कराई जाती है वकीलों से, जबकि नहीं कराई जा सकती है ऐसे। वो व्यक्तिगत बातचीत होती है वकील और मुवक्किल की, तो वो उस बातचीत को सुनने का अधिकार किसी को नहीं है, सुना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो संदेश उन्होंने भिजवाया उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी मोदी जी की सरकार ने, और कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि आप अगर ऐसे संदेश भेजेंगे तो आपकी मुलाकातें बंद हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि ये हिटलर की यातना गृह के रूप में इसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उस ओर ये बढ़ाया गया एक कदम है। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, कल जब जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत ने फैसला सुनाया जहां आपने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, तब आम आदमी पार्टी लगातार दिलीप रे के मामले का जिक्र कर रही है। और मेरे दर्शक जो नहीं जानते उनको बता दूं कि दिलीप रे जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें चुनाव लड़ने, उन्हें बेल दी गई थी ये कहते हुए कि भाई उन्हें चुनाव लड़ना है, और आप बार बार उस फर्क को बता रहे थे। तो क्या जस्टिस स्वर्णकांता के इस फैसले को लेकर आपकी असहमति सामान्य से ज्यादा है संजय जी? नहीं, असहमति है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और देखिए असहमति तो न्यायालय में भी होती है। आप आम आदमी पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं? लोअर कोर्ट के फैसले से अगर कोई व्यक्ति असहमत होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट के खिलाफ आता है
तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट से असहमत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कई फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है। इसका नहीं, मैं वो समझ रहा हूं सिद्धू जी, मगर इस दोहरे मापदंड के बारे में आपका कुछ कहना है क्या? नहीं, हम उस पर टिप्पणी करने वाले कुछ नहीं होते, क्योंकि उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन दो फैक्ट्स हैं, दो फैक्ट्स सामने रखने का अधिकार हमें है। एक दिलीप राय के मामले का जो फैक्ट्स है वो, और दूसरा केजरीवाल के मामले का जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स क्या कहता है? यह कहता है कि दिलीप राय के मामले में उनके पॉलिटिकल कैरियर को वरीयता दी गई और उनके राजनीतिक सफर को वरीयता दी गई, और उसके आधार पे उनका कन्विक्शन स्टे किया गया। और अरविंद केजरीवाल के मामले में वो सीएम है या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या मुख्यमंत्री हैं या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ये दोनों फैक्ट्स हैं जो हमने पब्लिक डोमेन में रखा। बाकी अच्छा, भारतीय ठीक है पे कोई टिप्पणी करने वाले हमने दो बीजेपी ने कल जो जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत से फैसला आया है, भाजपा का कहना है कि भाई तथ्यों के धरातल पर ये पूरा जो केस है वो तार-तार हो गया, अहंकार चूर-चूर हो गया। उन्होंने कोर्ट का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि भाई केजरीवाल चूंकि वो एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में शामिल थे, लिहाजा वो कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा है और इससे प्राप्त चीजों को अवांछित चीजों में इस्तेमाल किया गया। वो अदालत के इस पहलू को भी कोट कर रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे, ये आपके लिए झटका नहीं है? कैसे झटका है विशाल जी? 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट पे रखे गए हैं। क्या ये आपको पता है? क्या बीजेपी के लोगों को पता है? हो सकता है बीजेपी को पता भी हो, हमारे वकीलों को पता है, अरविंद केजरीवाल के वकीलों को पता है। हमने कोर्ट के सामने ये बात रखी, हमको इंस्पेक्शन का ऑर्डर मिला है हमारे वकीलों को। केजरीवाल जी के वकील गए और वहां जो कागजात ईडी ने छिपा के रखे हैं, उन कागजों को देख के हैरान हो गए। वो कागज है केजरीवाल के बेगुनाही के सबूत जो ईडी ने छिपाए हैं। जब आप कोर्ट्स के सामने सारे फैक्ट्स रखेंगे नहीं तो कोर्ट कैसे निर्णय लेगा? आप एक चीज बताइए, ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ना रद्दी की टोकरी है कि आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं वहां। मान लीजिए अभिसार जी के खिलाफ या किसी XYZ व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई कागजात, कोई बयान, कोई गवाही इकट्ठा की है, तो आपके पीछे आपका मकसद क्या है? आपको उस कागज को अपने दफ्तर में रखने के पीछे कोई मकसद तो है नहीं। आप किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए ही तो कोई जांच एजेंसी साक्ष्य इकट्ठा करती है, और वो दोषी कहां सिद्ध होगा? अदालत में। तो अदालत में ही वो कागज क्यों छिपा रहे हैं आप? क्योंकि वो उस व्यक्ति का, यानी कि अरविंद केजरीवाल का बेगुनाही का सबूत है, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सरित रेड्डी ने 12 बयान दिए, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम 2 में लिया और उसकी बेल हो जाती है। संजय जी कल एक मिनट बस पूरा कर लो। आप बेटे मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी 10 बयान देते हैं, 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, 8 बयान में नहीं लेते, 8 बयान छिपा लिए जाते हैं और 2 बयान लेने के बाद राघव रेड्डी की बेल हो जाती है। अच्छा, कल जो जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में आया, भाजपा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी अपनी जीत का दावा कर रही है। वो ये कह रही है कि भाई अदालत ने ऑब्जर्वेशन ये किया कि कानूनी विषय को राजनीतिक विषय ना बनाया जाए। चुनावी चंदे को लेकर इस पर भाजपा लगातार घिरी हुई है। कल के अदालत के फैसले में वहां पर भी वो अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी जीत का दावा कर रही है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि क्विड प्रो को एक शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है, कि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया और उसको ठेका दिया, पैसा लिया और ठेका दिया। जांच एजेंसियों की छापेमारी करवाई और पैसा लिया, जांच एजेंसियों की छापेमारी करवाई और पैसा लिया। भाजपा के मामले में यही हुआ है। पैसा लेकर हजारों करोड़ रुपए लेके 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं है। और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आपने छिपाया क्यों था? डाल कर देते पब्लिक आप पहले। दूसरी बात, ईडी का छापा आज पड़ रहा है, सीबीआई का छापा आज पड़ रहा है और 2 दिन बाद वही व्यक्ति चंदा दे रहा है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है?
तो भाई हम कोई 5वीं के बच्चे थोड़ी हैं कि आप हमको इमला सिखा रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी है कि इस देश के लोग घास खाते हैं उनको अकल नहीं है, उनको समझ में आता है ना कि आपका क्या खेल है। शरद रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपए रिश्वत ली, जिस शरद रेड्डी को बीजेपी ने मुख्य घोटालेबाज बताया, शराब का बताया नहीं बताया, किंग पिन बताया, ईडी ने बताया, संजय सिंह ने तो नहीं बताया। वही व्यक्ति 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है, 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा है बीजेपी को, फिर अलग अलग समय पे 55 करोड़ रुपए दे रहा है अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई थे। संजय जी, ये क्या शराब घोटाला? मैंने तो आज नाम दिया कि बीजेपी ने किया है कमल छाप दारू घोटाला। कमल छाप दारू घोटाला बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए लिए है उन्होंने शरद रेड्डी से। तो जांच तो इनकी होनी चाहिए। ठीक है कोई संजय जी, वाला आप जब से रिहा हुए हैं काफी उग्र अंदाज में बात रख रहे हैं। मुझे याद है आप तिहाड़ जेल से जब रिहा हुए थे, आप कार की बोनट पर खड़े होकर बात कह रहे हैं। मैंने देखा 2 दिन बाद कई गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ये खबर चलाने लगे कि संजय सिंह दोबारा केजरीवाल के पास जाएंगे। तो क्या आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं दोबारा तिहाड़ जाने की? क्योंकि आपकी बेल की शर्तों में कुछ चीजों का जिक्र है। नहीं तो मैंने अपने जो बेल की शर्तों में है वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसका हम पालन कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज है कि भाई मैं अपनी भूमिका के बारे में, इस केस के बारे में नहीं बोल सकता। और इतनी देर की बातचीत में आपने नहीं सुना होगा कि मैं अपने बारे में कुछ आपके सामने कहा हो, या फिर मैंने किसी भी टीवी चैनल पे अपनी भूमिका के बारे में, केस के बारे में नहीं बोला। मगर आपको लगता है जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि देखिए मैंने अक्सर देखा है गोदी मीडिया में कुछ खबरें चलना शुरू होती हैं और वो कहां से खबरें आती हैं हम सब जानते हैं। तो आपको लग रहा है जमीन तैयार की जा रही है? ये फैसला इसलिए आसान नहीं होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3, आमतौर पर 2 जजों का फैसला होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों का फैसला है मेरे हक में। 3 जजों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुझे जमानत दी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ कर पाएगा। तो इसलिए बाकी मैं अपने केस के बारे में, खुद के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार और धन्यवाद है कि मेरे मामले में जो फैसला आया है वो 3 जजों का फैसला है। और एक दूसरी बात यह है कि मैंने तो वो लाइनें पढ़ी थी भगत सिंह जी की कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब अत्याचार। और अभी आपने जैसा कहा कि गोदी मीडिया कुछ खबरें चला रहा है, तो उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो संजय जी, चूंकि आपने देखिए इस वक्त आम आदमी पार्टी 2 तरह की लड़ाइयों का सामना कर रहा है। एक तो आज जैसे कि राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जेल के अंदर हैं, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, आप अभी बाहर आए हैं, सत्येंद्र जैन। एक तो ये आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा 1.5 महीने में लोकसभा चुनाव है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वक्त संजय सिंह की क्या भूमिका है, खासकर वो दूसरा सिनेरियो। क्या आपने कोई वॉर रूम कायम किया है पार्टी के अंदर? क्योंकि आज आप, मैं गलत नहीं हूं तो आप मुख्यमंत्री निवास स्थान पर मौजूद थे, वहां बैठक कर रहे थे। तो क्या आप संजय सिंह ने वो किरदार एक तरह से निभा रहे हैं जो केजरीवाल का था, या क्या वॉर रूम अभी कुछ एक बनाया है आपने नए हालात के लेके? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। आज से नहीं, 2011 से अन्ना आंदोलन और उसके बाद जब से पार्टी बनी। और मेरे अरविंद केजरीवाल जी से संबंध 2005 से है, जब आरटीआई का आंदोलन वो चला रहे थे। तो पार्टी को, संगठन को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। और इस समय जो अपनी भूमिका में देखता हूं वो यही देखता हूं कि किसी भी हालत में पार्टी को टूटने से, कमजोर होने से बचाना है। और उस भूमिका का निर्वाह जिस दिन से मैं आया हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने दिन रात मेहनत करके जो कुछ भी मुझे पार्टी के लिए करना पड़ा है मैंने किया है, और आगे भी इस काम को आगे बढ़ाता रहूंगा। आज मुख्यमंत्री जी के आवास पे मीटिंग हुई, उसमें सुनीता भाभी जी भी थी, गोपाल राय जी भी थे, संदीप पाठक जी, सौरभ भारद्वाज जी भी थे, और भगवंत मान जी भी थे। तो हम सब लोगों ने आगे कैसे चुनाव में क्या भूमिका लेनी है, कैसे कैसे काम करना है, और
उसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा। तो ये जो नाम आपने मुझे गिनाए, ये मैं समझ रहा हूं कि आपके वॉर रूम के कोर सदस्य हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जिज्ञासावश कि सुनीता जी का क्या किरदार है इस पूरे मामले में। देखिए, अभी कोई भी संवाद अगर केजरीवाल जी से हो पा रहा है तो उन्हीं का हो पा रहा है। जो परिवार को छूट मिलती है फोन करने की या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की, नियम के मुताबिक उन्हीं को इस बात का अधिकार है और उन्हीं से बात हो पा रही है। तो उनके जरिए बहुत सारे मैसेज और संदेश जो उनका होता है मौखिक रूप में, वो आता है हमारे पास। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली में आपकी सहमति बन गई है कांग्रेस से, मगर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। क्या आप लोगों का सब्र जो है वो थोड़ा टूटा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ढीली चाल में चल रही है? देखिए, अब ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, मैं उस पर क्या बोल सकता हूं। ये उनके पार्टी के आंतरिक मामले हैं, उनको तय करना चाहिए। मेरा तो एक सुझाव जरूर है कि अगर आप जल्दी प्रत्याशियों का चयन करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। प्रचार में कैंडिडेट्स को मदद मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट्स ऐलान कर दिए हैं। हमने जहां 4 सीटों पे ऐलान करना था, हमने भी कर दिया। तो ये काम जल्दी करने से तो फायदा ही होगा। और मैं आपको देखिए अभिषेक जी एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा ये 400 और 500 पार। मैं तो कहता था भाजपाइयों के लिए कि भैया तुम 600 पार भी नारा लगा सकते हो, अखंड भारत से 600 सीटें आएंगी। कुछ सीटें पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ अफगानिस्तान से, कहीं से भी आ सकती हैं, श्रीलंका से भी आ सकती हैं। तो इसलिए इन नारों के चक्कर में मत पड़िएगा। और इस देश की जनता से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर 400 पार के नारे में वाकई खुद नरेंद्र मोदी जी को भरोसा होता, छोड़ दीजिए बाकी लोगों को, तो ऐसा काम वो नहीं करते कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को झारखंड में गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, निर्वाचित मुख्यमंत्री को दिल्ली में गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। ये काम वो कतई नहीं करते। इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। उनको पता है महाराष्ट्र में हार रहे हैं, उनको पता है बिहार में हार रहे हैं, उनको पता है हरियाणा में भी हार रहे हैं, उनको पता है उनकी 2 सीटें भी पंजाब में नहीं आने वाली हैं इस बार। उनको पता है कि राजस्थान में सैचुरेशन पॉइंट पे थे, अब वो हालात नहीं रहेंगे, राजस्थान में हारेंगे। ये उनको पता है कि कर्नाटका में हारेंगे, मध्य प्रदेश में हारेंगे। तो जो एक सैचुरेशन पॉइंट पे झारखंड में हारेंगे, जहां एकदम सारी की सारी सीटें थी, तो वो परिवर्तित होंगी, आप देख लीजिए। मगर उनकी स्ट्रैटेजी तो दिख रही है, आपको इन तमाम चीजों में उलझा कर रखा जाए ताकि आप लड़ ना पाए। अब केजरीवाल अगर बाहर नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ा संकट है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, हम उलझ नहीं रहे ना उनके चक्करों में, हम और लड़ रहे हैं उनसे। हम कह रहे हैं और लड़ो। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, दिन रात यही काम है, तो चलिए हमारा तो ये स्वाभाविक काम है। हम तो आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। आप हमसे जितना लड़ना चाहेंगे हम उतना लड़ेंगे। आपको लगता है कि भाई हमारे पुरखों ने थोड़े अंग्रेजों की लिए मुखबिरी का काम किया था क्रांतिकारियों के खिलाफ, वो तो भाजपा के पुरखों ने किया था ना। तो आप अगर हमसे लड़ना चाहते हैं तो लड़िए ना, हम कहां भागे जा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक मेहनत का है, मेहनत और मजबूती से हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपने देखा होगा 31 मार्च की रैली, कितनी बड़ी रैली हुई यहाँ पे। तो इसकी सहानुभूति भी लोगों में मिल रही है, जो काम ये कर रहे हैं कि भाई मणिपुर का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रहेगा, भले ही कारगिल के फौजी की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया जाए और वहां 1 साल से हिंसा चले। अजय मिश्रा तो गृह राज्य मंत्री रहेंगे, भले ही उनके बेटे 4 किसानों को कुचल के मार दें। पहलवान बेटियों को तो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जो बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन, ये जेल में रहेंगे। तो क्या लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? अभी 4.5 करोड़ रुपए मिला तो तमिलनाडु में कितनी गड्डी बनाई, आपने देखा वो फोटो जो बहुत खूबसूरत सी ईडी वाले बनाते हैं, कहीं देखा आपने? तो नहीं, आपकी जो सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि जो तमाम चीजें हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो गड्डी हो, चाहे तमाम महिला से जुड़े अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम आना, जैसे कि वो ITBHU में हमने देखा था। दिक्कत आप लोगों की यह है कि प्रचार तंत्र 2014 से पहले वही प्रचार तंत्र, वही मीडिया जो कटघरे में रखा करता था, वो नहीं करता है।
और यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही मीडिया आपको एक खलनायक के तौर पर पेश करता है। नहीं तो कई बार माउथ मीडिया काम करता है, और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो लोगों के बीच में महंगाई को लेकर चर्चा है, बेरोजगारी को लेकर चर्चा है, इस बात को लेकर चर्चा है कि यार ये अभी हद से ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो ये जो चर्चा है, इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा बीजेपी को। और पता नहीं कौन सा मूर्ख व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी के आसपास है और ऐसे सुझाव दे रहा है कि इससे उनको राजनीतिक फायदा होगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि खुद बड़े ही शार्प पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन ये कर करके, जो भी उनका सलाहकार है मैं नहीं जानता, वो ब्लंडर मिस्टेक जिसको कहते हैं वो करवा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की जो बड़ी खबर यह है कि पार्टी के एक नेता राजकुमार आनंद, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और जैसे कि संजय सिंह बता रहे हैं कि वो अगला जो रुख है उनका भाजपा में है। तो क्या उसी तरह से जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बताया था, अब उसे बाहें फैला के उसका स्वागत किया जाएगा? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अगले 7 दिनों तक तिहाड़ में रहने वाले हैं। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो साफ तौर पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है, मगर लड़ रही है। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।